कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। आदाब नाज़रीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। आज दो रुख बहुत संजीदगी के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है। मौका भी ऐसा ही है। यूँ तो हमारे मुल्क में दंगों की तारीख कोई नई नहीं है। आज़ादी के बाद से ही दंगों का एक ऐसा इतिहास, दंगों की एक ऐसी तारीख रही है जिसने हमारे मुल्क के बदन पर बहुत ज़ख्म दिए हैं, यहाँ तक कि रूह भी छलनी है। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ हमारे ही लोग और कुछ हमारे जैसे भी लोग जो हैं दंगों की ख़बरों को इस तरह चटखारे लेकर बयान करते हैं कि जैसे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि पढ़ते हैं मज़े लेके फसादों की वो ख़बरें, पढ़ते हैं मज़े लेके फसादों की वो ख़बरें, घर अपना जिन्होंने कभी जलते नहीं देखा। चंदन गुप्ता एक ऐसा नाम जिसके घर में अब अंधेरा हो गया है। हाजी अकरम सिद्दीकी एक ऐसा नाम जिसकी आंख की रोशनी जाते जाते बची है, लेकिन एक आंख से रोशनी गायब हो गई है। हाजी अकरम सिद्दीकी का कहना है कि हम पहले इंसान हैं, फिर बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। मुझे अपनी आंख जाने का गम नहीं है, लेकिन मुझे उस अपने हिंदू भाई की मौत का अफसोस है। उसका यह भी कहना है कि जिस भीड़ ने मुझे रोका था उसमें बहुत से अच्छे इंसान भी थे, जिनमें से कुछ लोगों ने मुझे जाने दिया। वो उनका शुक्रिया अदा करता है। आप समझ रहे होंगे, बात सिर्फ कासगंज की नहीं है, बात सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं है, बात हमारी और आपकी है, हमारे दिलों की बात है, हमारे हिंदुस्तान की बात है, हमारे मुल्क की बात है। और इस बात पर गौर करने के लिए, दो रुख जानने के लिए हमने दो ख़ास शख्सियतों को जिनको यहाँ पर दावत दी है। वो दोनों खातून हैं। खातून इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि औरतें बहुत हसास होती हैं। हम मानते हैं कि उनके अंदर जो संवेदनहीनता है वो संवेदनशीलता में बदल जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। वो पार्टी का अपना रुख रख सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं औरत का जो जज्बात होते हैं, औरत के जो जज्बात होते हैं, उनका भी मुजाहरा करती हैं। और वो उनका भी एक नज़रिया, उनका जो रुख है किसी भी वारदात को, किसी भी मामले को, किसी भी घटना को देखने का एक बिल्कुल मुनफरिद होता है, बिल्कुल अलग होता है। देर न करते हुए आइए मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान मोहतरमा टीना शर्मा साहिबा। हम आपका दो रुख में खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक जी, समाजवादी पार्टी की तर्जुमान हैं, और हम आप दोनों का यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। दो रुख में आने के लिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बात वही है टीना जी, जब हमने दंगे देखे, तारीख बहुत पुरानी है दंगों की, लेकिन पहले दंगे हम देखते थे कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के ऊपर हो गए, या ईद, बकरीद, दिवाली, होली, किसी ने रंग डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। उसके बाद ये दंगा जो है, अगर इसको कहा जाए तो ये तिरंगे की वजह को लेकर शुरू हुआ है। ये कहाँ हम जा रहे हैं? अगर दोनों ही लोग तिरंगे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये कौन हमारी सोच पर हावी होता जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये अपने आप में सोच के बड़ा शॉकिंग है कि एक आदमी को गोली मार दी जाती है। अब वो हिंदू है या मुसलमान, मैं उसकी बात नहीं करूँगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे साथ जो प्रवक्ता हैं सपा की, वो भी इस पे बात ना करें। हमें आज एक दूसरे के फॉल्ट्स निकालने के बजाय, जो मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हम उस पर बात करें कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया। जी बिल्कुल। तो जिस तरह की लाशें ये बिछ रही हैं, ये जो एक मानसिकता समाज में बनती जा रही है, जो हिंदू मुसलमान, आपने तो बल्कि कहा कि हम पहले इंसान हैं फिर हिंदू मुसलमान हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हम सिर्फ, उस शख्स ने कहा जिसकी आंख की रोशनी जाते आपने उसको कोट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइन ये होनी चाहिए कि हम इंसान हैं और सिर्फ इंसान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि मैं शादी से पहले टीना कपूर थी, टीना शर्मा हुई। कुछ समय मैंने, जब तक हस्बैंड का नाम अडॉप्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ टीना रखा था, और बहुत लोगों के ऑब्जेक्शन थे कि तुम एक ब्राह्मण घर में शादी हुई है, तुम हिंदू हो, तुमको सरनेम लिख रखना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट है लोगों का जो आपको प्रवोक करता है, जो आपको आपके उस चीज से जोड़ने की कोशिश करता है जिससे आप अलग होकर समाज की स्ट्रीमलाइन में आना चाहती हैं। तो ये बात सच है कि दंगे हमेशा दुखद होते हैं, किसी की मौत
दुखद होती है, किसी के घर में अंधेरा दुखद होता है। और यह बात भी सच है कि जिसका घर नहीं जलता है उसको दुख भी नहीं होता है कि किसका घर जला और कितने, कहां, किस सड़क पे कब मरे। ये गिनती आज हमें याद है, आज हमें चंदन गुप्ता याद है। इससे पहले हमें कौन याद था? क्या हमें गौरी लंकेश याद थी? क्या हमें उससे पहले के 4 लोग याद है? क्या हमें वो एक टेकी याद है जो जिसका बैंगलोर में मर्डर हुआ था इसी चीज को लेके? उसका मुझे नाम भी याद नहीं है। तो जो लोग मर गए, जिनकी इसमें आहुति चढ़ी, जिनका इसमें बलिदान हुआ, उनका नाम किसी को याद नहीं है। पर दंगे हुए और दंगे हुए और दंगे होते रहेंगे जिस तरह की मानसिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं। पंखुड़ी जी, आप समाजवादी पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप उसकी तर्जुमान हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो सोच है, मोहब्बतों पर नफरतें क्यों हावी हो रही हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पर अगर पहले कुछ लोगों में, समाज में अगर कोई नफ़रतें थी भी, कहीं ना कहीं वो ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, एक शर्म थी, एक लज्जा थी कि वो सामने ना आए। अगर आपस में किसी बात को रखकर एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, लोग डरते थे, या एक समाज में क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये नफ़रत अच्छी समाज के लिए नहीं है, तो आदमी उसको दबा लेता था। और बहुत बड़े तबके में ये नफ़रत थी भी नहीं, क्योंकि इतने साल, 70 साल हम लोगों की आज़ादी को हो गए। और जिन लोगों ने, हमारे पूर्वज जो थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, एक बहुत नए हिंदुस्तान की कल्पना उन लोगों ने करी थी और बहुत सालों तक उन लोगों ने लगातार कोशिश करी। लेकिन पिछले कुछ सालों में, क्योंकि मैं भी जब से राजनीति को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही हूँ, पिछले कुछ सालों में जिस तरह लगातार एक माहौल खराब होता जा रहा है, लोगों में जिसको कहेंगे कट्टरपन बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है और टॉलरेंस कम होती जा रही है। आज हर बात पे सवाल उठता है। आज जो एक राष्ट्रभक्ति, जो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो हम ये मानकर चलते हैं कि हर हिंदुस्तानी के अंदर है। मैं नहीं मानती कि कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति ना हो। लेकिन राष्ट्रभक्ति मेरी तरह से दिखाई जाएगी या तुम्हारी तरह से दिखाई जाएगी, या तिरंगे से दिखाई जाएगी या भगवे झंडे से दिखाई जाएगी। ये जो लड़ाई आज छिड़ गई है कि मेरा राष्ट्रवाद बड़ा है कि तुम्हारा राष्ट्रवाद बड़ा है, और ये जो इंसिडेंट हुआ आकाशगंज में, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और दुख की बात है। जिस तरह से अफवाहें फैलाई गई, जिस तरह से एक तबके को ऐसा दिखाया गया कि ये राष्ट्र विरोधी है, कि ये तिरंगा नहीं, मतलब जो पहली खबर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे या बहुत चैनलों पे भी जो आई, वो ये थी कि तिरंगा फहराने पे या वंदे मातरम बोलने पे किसी को गोली मारी गई। जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई और जो वहाँ पे जब पुलिस वालों की, जब पुलिस की जो आला अफसर हैं उन लोगों की रिपोर्ट आई, तो पता लगा कि दोनों ही पक्ष तिरंगा फहरा रहे थे। लड़ाई इस बात की थी कि रास्ता कौन, अब बताइए रास्ता कौन देगा कि लड़ाई में, कि अगर एक समुदाय कह रहा है कि हम तिरंगा फहरा रहे हैं, आप भी आइए, आप भी फहराइए, उसके बाद चले जाइए। लेकिन जब देखिए, मैं जो बात कह रही हूँ कि आज हम लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि मेरी तरह से कोई पर्व मनाया जाए या मैं यहाँ से पहले निकलूंगा, और उसको एक राष्ट्रभक्ति का या हिंदू मुसलमान का, सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। और इसमें फायदा किसी का आज शॉर्ट टर्म में फायदा दिख सकता है, अगर आप उसको राजनीति के हिसाब से देखें, किसी को फायदा दिख सकता है ध्रुवीकरण से। लेकिन अगर देश के भविष्य के बारे में सोचें, तो अगर हम सीरिया, इराक, इन देशों की तरह फेल्ड नेशन नहीं बनना चाहते, अगर हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते, तो वो खतरा, इस स्टेज से ये सारे देश निकले हैं और वो तब अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए वो मुल्क आज फेल्ड है। अगर आज हमने अपने आप को नहीं रोका, हम भी वो फेल्ड स्टेट बन जाएंगे। पर एक बड़ा सवाल है इसमें, एक बड़ा सवाल ये कि जब मुस्लिम मरता है तो लिखा जाता है कि मुस्लिम बच्चे की मौत हुई, न्यूज़पेपर छापता है, प्लीज, मुस्लिम बच्चे की मौत हुई। और जब हिंदू मरता है तो लिखा जाता है कि एक यूथ की मौत हुई। तो ये भी कहां तक जायज है? जो एक तरफा रिपोर्टिंग मीडिया करता है और जिस तरीके से मीडिया का मसाला लगाकर अल्पसंख्यक को इस तरह का बढ़ावा देना और इस मानसिकता को बढ़ावा देना, चाहे हिंदू माइनॉरिटी में है हिंदुस्तान में, ये भी कब तक, ये कहां का इंसाफ है और ये भी कब तक हिंदू सहेगा? तो ये भी एक प्रश्न है अपने आप में। तो प्रश्न दोनों एंगल से है। मीडिया तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए, वो ये देखिए, हमने पहले देखा था कि मीडिया में हिंदू मुसलमान और या मस्जिद मंदिर पर हमला, इस तरह का एक इबादत खाने पर हमला हुआ, इस तरह की चीजें लिखी जाती थी। कभी भी इस तरह, इधर जो मीडिया का भी एक रुख जो है वो यकीनन सोचने की बात, वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट की तरह दिखने लगे। हाँ, वो जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम अभी यहाँ पे वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो इस पर गौर करेंगे, और हमारे वो साथी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दो रुख को देख रहे हैं, उनसे भी हम ये कहेंगे कि वो जरा गौर करें कि वो किधर जा रहे हैं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद।
दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संजीदा मौजू पर जिसने हमारी सोच को बहुत बुरी तरह हिला के रख दिया है और हम परेशान हैं कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। कहा है किसी ने कि ये पानी किस तरह कश्ती में आया अगर सुराख कश्ती में नहीं है। कहीं ना कहीं टीना जी हमारे अंदर भी ऐसी तकलीफ़ें हैं, ऐसी परेशानियां हैं, ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से जो आज का नौजवान है वो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो जा किधर रहा है और उनको कोई लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पे जो तिरंगा यात्रा लेके निकले थे उनमें से बंदूक कौन लेके निकला होगा? उसके दिल में कुछ ना कुछ गलत ख्याल तो रहा ही होगा ना। मुझे एक बात से आपत्ति है कि मीडिया ऐसी चीज़ों को कई बार बढ़ावा देता है जिनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर मैं देश के खिलाफ बोल रही हूँ और मैं कोई पर्सनालिटी नहीं हूँ तो मुझे क्या टीवी पे दिखाना ज़रूरी है? टीना शर्मा रातों रात मीडिया की वजह से बनती है क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल देती है जो मीडिया को सूट करता है और मसाला बनता है। करणी सेना को लाने वाला मीडिया, करणी सेना को इससे पहले कौन जानता था? आज से 1.5 साल पहले तक मैं अपनी साथ की प्रवक्ता से पूछती हूँ कि क्या वो करणी सेना को जानती थी? और हमारा करणी सेना के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, भाजपा का दूर दूर तक कोई एसोसिएशन नहीं है। कई बार हमें इन चीजों से बड़ा दुख होता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ऐसे नाम जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी होती है, उसमें कौन कहां मोबाइल नंबर मिला के या हेल्पलाइन वो आपका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मिला के मेंबर बन जाए, उसका विचारधारा आप कहीं भी हो सकती है। पर अगर राजस्थान में देखा जाए करणी सेना के साथ तो आपके वजीर तक खड़े हैं ना। देखिए वजीर तो किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ 2 लोग बाहर सेल्फी खिंचाएंगे तो क्या मैं उनको नहीं जानती? करणी सेना के जो लीडर सूरजपाल अमू हैं उन्हें वसुंधरा राजे जी ने पार्टी ज्वाइन कराई थी और उनके साथ मिलकर मतलब वो चुनाव में उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट दिया था। पब्लिक मंच से ये सब चीजें हुई हैं। पब्लिक मंच से ये सब चीजें हुई हैं, पर करणी सेना इस विषय पे आएगी या करणी सेना इस विषय को इस तरीके से लेगी, क्या हमें इस बात का अंदाजा था? और अगर नहीं था तो मीडिया ने उसको इतना हाइप देके यहाँ तक बढ़ा दिया कि आज देश भर में दंगे हो गए, जाके पिक्चर हॉल जलाए जा रहे हैं, टॉल जलाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई ना उस तरीके से जिस तरह हरियाणा में होना चाहिए था, जिस तरह। देखिए कार्रवाई तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। आप जो लोग पकड़ में आए हैं उन पे कार्रवाई हुई है और पुलिस अपना 4 सरकारों ने फिल्म नहीं दिखाने से मना कर दिया। तो ये बात आप उनके सामने हार गए ना। एक मजबूत सरकार का काम है कि उन्हें काउंटर करते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान रखेंगे और जो भी इस तरह की गुंडागर्दी करेगा हम उसको रोकेंगे, लेकिन आपने कहा नहीं हम नहीं दिखाएंगे। नहीं, और राजस्थान में दिखाई भी नहीं गई पिक्चर उसके बाद। आपको ये बहुत समझने की जरूरत है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ जो पंखुड़ी कह रही हैं कि देखिए दंगे बता के नहीं होते। कोई भी अंदेशा, ये आप हमारे कानून में, हमारे संविधान में भी लिखा है कि अगर आपको अंदेशा भी है कि ऐसी चीज होने से ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सरकारें सो जाती हैं या पुलिस सो जाती है, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम करती है, पर वो फिर भी अपना रुख रखते हैं कि देखिए ये दंगा हो सकता है, आप इस लीडर को यहाँ मत भेजिए, इसको रोक दीजिए। बंगाल में अगर कोई एंटर कर रहा है और ममता बनर्जी नहीं चाहेंगे कि बंगाल में एंटर ना करे, तो कोई बंगाल में एंटर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून मर गया या कानून सो गया या पुलिस नहीं है वहां पर, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन दंगे हो जाने के बाद भी अगर पुलिस काम ना करे, 2 दिन तक कुछ ना हो, तो उसके ये आपका पर्सपेक्टिव है कि 2 दिन तक कुछ ना हो, क्योंकि मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया को ये दिखाना, देखिए कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि रिपोर्टिंग की काम हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ मीडिया हाउसेस खबर ही नहीं दिखा रहे हैं। तो इस पे हमारा जो है वो ऐतराज है। और मैं इस बात को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो उसके तरीके हैं, सरकारों के अगेंस्ट आने के तरीके हैं। उसका तरीका ये नहीं है कि आप भी अपना काम करना बंद कर दें। मीडिया हाउस अपना जब काम करना बंद करता है या दूसरी पार्टियां सिर्फ उसको भुनाने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, उनको पावर में आना है, जब वो ये काम करती हैं तो वो अपने राष्ट्रधर्म को भूल जाती हैं और वो अपने राष्ट्रधर्म को ना निभाते हुए देश का नुकसान भी करती हैं और आने वाली देखिए टीना जी आपके एक लीडर यूथ का भी नुकसान करती हैं। विनय कटियार साहब जी बिल्कुल, दिन बहुत हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना कि वहां पे लोग पाकिस्तान का झंडा लेके निकले, ये निकले, उनसे कहा कोई सबूत हो तो उसमें क्या गलत है? मुझे ये बताइए। ऐसा तो है ही नहीं, उनके पास कोई सबूत भी नहीं है। ये तो तथ्य ही नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब आपकी सरकार है, आपका प्रशासन नहीं कह रहा ये बात, तो विनय कटियार कैसे? और जब वो प्रूफ नहीं दिखा पाए, जब उनसे जर्नलिस्ट ने मांगा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं। आप एक संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं और प्रूफ नहीं। आपको देखिए टीना जी इस तरह की जो ये
प्रोग्राम नहीं, आपको इनकी पार्टी दूसरे ने चैनल्स पे किनारा नहीं भी कर मिलेगा। लिया विनय कटियार से। हमारी भी यही कोशिश है कि जब इस तरह का माहौल हो उस तरह किस तरह हालात मामूल पर आए। लेकिन जब हमारे अपने ही लोग, अपने अंदर के लोग, अगर आपकी पार्टी के अंदर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हो कि इस तरह की आवाजों को खामोश किया जा सके, जो ऐसी आवाजों को खामोश करने की हमेशा कोशिश की गई है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप पहले भी साक्षी महाराज कभी किसी के बयान आए हैं तो उनको जवाबदारी भी देनी पड़ी है, उन्हें नोटिस भी सर्व हुए हैं और उन्हें अमित शाह जी ने खुद बुलाया भी है। पर आपने जहां तक विनय कटियार की बात की, मैं उसके लिए आती हूँ। संवैधानिक पोस्ट है सांसद होना, प्रवक्ता होना संवैधानिक पोस्ट नहीं है। मैं कुछ बोल के जाऊंगी, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी है पार्टी में। सांसद होना संवैधानिक पोस्ट है और सांसद का पूरा राइट बनता है कि वो उस जगह के हालात के बारे में बोले, और उस बोलने पे अगर कोई आपत्ति है, नहीं है ना ही वो कासगंज गए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैं नहीं गया वहां पे। सांसद तो है ना, वो इस डेमोक्रेसी में सांसद नहीं, उस प्रदेश के भी सांसद नहीं है, वहां गए भी नहीं है, डेमोक्रेसी के सांसद है। उनकी जिम्मेदारी सच बोलना जिम्मेदारी है ना, या झूठ बोलना? पार्लियामेंट में बोले जाके, पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं बोला, पार्लियामेंट में नहीं, बाहर आपकी पार्टी के लोग भी थे उस पे, हमारे हिसाब से आपकी पार्टी के लोग भी साथ नहीं दे रहे। शायद आप अपनी पार्टी लाइन नहीं जानती हैं, आपके पार्टी के लोग भी किनारा कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है वो इतनी गलत है। और उनसे जब प्रूफ मांगे गए तो उन्होंने प्रूफ देने से मना कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि पार्टी लाइन हमारी, अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी लाइन अलग है तो किसी एक का नाम कोट कीजिए और उसने कहा कि ये इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा, एक नाम बताइए, आप देख लीजिए, कई सारे आप चैनल देख लीजिए, एक नाम तो बताइए। आप ये कह रही है कि विनय कटियार जी सही कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग यानी उत्तर प्रदेश सरकार गलत कह रही है, यानी योगी जी गलत कह रहे हैं, यानी वहाँ के जो वहाँ के डीएसपी है, डीआईजी है, वहाँ के डीएम है, सब लोग गलत बोल रहे हैं। आप अपने स्टैंड को 2 बार बदल चुकी हैं। विनय जी की स्टेटमेंट को आपकी पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे नाम बताइए ना, आप नाम बताइए, जितने भी प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा है आप जाके पता करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोगों ने, सब लोगों ने उससे किनारा कर दिया है। आप वहां के गवर्नर राम नाईक जो हैं, उनका ये कहना कि एक सियाह धब्बा है, काला कलंक है, सही कहा है, ऐसा ही हम भी बोल रहे हैं। उसके बाद ही पुलिस हरकत में भी आई है, अगर देखा जाए तो। देखिए, ऐसा ही हम भी बोल रहे हैं, पर विनय कटियार के स्टैंड को हम सही नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा, सही कह रही थी, आप गलत कह रहे हैं, आप मिसकोट कर रही हैं। जो वो कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान के लोग थे, क्या वो पाकिस्तान के लोग थे? सुनिए, क्या भारत के सिटीजन्स को आप पाकिस्तान के लोग कह सकते हैं? लेट मी स्पीक मैम, आपसे इतना ही तो क्वेश्चन है ना, आप ही बोल रही हैं, मैं तो तब से आपको सुन ही रही हूँ। क्या पाकिस्तान के लोग वहां पर थे? जो पाकिस्तान के लोग वहां पे हिंदुस्तान में कासगंज में, क्या पाकिस्तान के लोग उन गलियों में बसते हैं जैसा कि विनय जी ने कहा? अगर आप अपने देश के लोगों को अधिकार है बोलने का, कह रहे हो तो अगर उन्होंने गलत बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय लोगों को पाकिस्तानी कहने का अधिकार नहीं है, ये बात सरासर गलत है। इस बात को कोई भी जस्टिफाई हम लौट कर आते हैं और फिर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मामला वही हो रहा है कि हम जो है एक हल तलाश करना चाहते हैं, लेकिन जब, क्योंकि मैंने पंखड़ी जी, इसमें आपके अखिलेश यादव की सरकार में 400 के करीब दंगे हुए थे, उनका जिक्र नहीं किया मैंने, और जो है उन्होंने असेंबली में भी ये बात मंजूर की थी, कबूल की थी। नाज़रीन, हम लौट कर आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम बात करें कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में दो रुख के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, और हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है, लेकिन लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। जिक्र हो रहा था कासगंज को ही लेकर। टीना जी, क्या सियासत की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, आपको तो सपा का हमें बैकग्राउंड मालूम है कि किस तरह के दंगे सपा के राज में कराए गए, और जब लोग मर रहे होते हैं तो सैफा ही हो रहा होता है, तो हमें वो इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर जो है 2014 के लिए हुआ था, मुजफ्फरनगर 2014 के लिए हुआ था, और ये 2019 के लिए हुआ है कासगंज। एटा महोत्सव जो है वो जो 26 जनवरी मनाने के लिए महोत्सव कैलाश खेर का कॉन्सर्ट देख रहे थे सांसद, जिनके यहाँ ये हुआ था। साल होता है महोत्सव भी 97 से हर साल हो रहा है, अभी भी हो रहा है, वहाँ लोग अभी भी वहाँ पे क्रिकेट मैच हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे होते हैं और सैफई हो रहा होता है, और एटा हो रहा होता है, और गोरखपुर हो रहा होता है, और गोरखपुर में लड़कियां आत्मदाह कर रही होती हैं, गोरखपुर में नाच गाना हो रहा पे उड़ाया
जाता है। टैक्स पेयर के पैसे से सफाई नहीं होता, लेकिन एटा और गोरखपुर होता है। मैं ये कह रहा हूँ टैक्स पेयर के पैसे से सफाई नहीं होता है, पैसा कहाँ से आएगा सरकारों के पास इतना? देखिए आप लोग फिर सियासत पर जा रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि कोई हल है हमारे पास? देखिए हल तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि विपक्ष में जो सरकारें बैठी हैं वो कातिलाना है। आपकी और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष में बैठी सरकार है। जी आप सेंटर में भी मजबूत हैं, आप सेंटर में भी मजबूत हैं, आप स्टेट में भी मजबूत हैं। हमारी बैठी ही नहीं है। मैंने कहा आप विपक्ष में बैठी सरकार, विपक्ष में बैठी सरकार, विपक्ष में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग कातिलाना है। और लोग आपके मुखालिफ तो यहाँ तक कह रहे हैं, आपके मुखालिफ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी जी से नाराज आपकी ही पार्टी के कुछ मंत्री जो हैं उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। वो कह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में लड़ाई चल रही है उसके चलते। लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ, पर उस बात पे हमें जाने की चाहिए जिसका हमें बस कोई जो भी हुआ, देखिए बात मैंने कहा कि जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन उससे फायदा किसको मिल रहा है और कौन उस पर राजनीति कर रहा है? फायदा तो सियासतदानों को मिलेगा, आप चाहे पार्टी को बोले चाहे किसको, लेकिन हर हाल में सियासतदानों को फायदा मिलेगा। देखिए इसमें जिस तरह तो दोनों तरफ है, एक संवेदना के साथ भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सांसद क्या कहते हैं, एक पक्ष के बाद जाते हैं और कहते हैं हमारा आदमी मारा गया। जब आप सांसद हैं तो क्या सिर्फ एक समुदाय का आदमी आपका आदमी है, क्या बाकी लोग आपके लोग नहीं है? दूसरे सांसद ये कहते हैं कि उन गलियों में पाकिस्तान के लोग बसते हैं। देखिए बरेली के जो डीएम ने बात कही, विक्रम सिंह ने जो बात अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखी, उन्होंने बहुत सही बात, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते उन्होंने कहा ये मेरे जिले में भी हुआ है कि एक इस तरह का फैशन बन गया है कि आप कुछ इलाकों से जबरदस्ती निकलते हैं और वहां पर आप प्रोवोकेटिव नारे लगाते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तिरंगा ऐसा नहीं है आज से पहले कोई राष्ट्रीयता का कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई तिरंगा यात्रा, लेकिन पहली बार किसी तिरंगे यात्रा में हमने देखा होगा कि हथियार निकाले गए, गोलियां चलाई गई, डंडे, ये कौन सा? और इसका कारण यही है कि इस देश का जो बेरोजगार युवा है, जिसको सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, उसको इन सब संगठनों के द्वारा भड़काया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चंदन गुप्ता भी शायद नहीं जानता था कि उसकी जान चले जाएगी, लेकिन जो आदमी कुछ काम नहीं करता वो अपने एक जीवन में एक मकसद ढूंढता है, ऐसे किसी संगठन से जुड़ जाता है जो उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और जान उसकी ही जाती है। कभी किसी नेता तो आप कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो आईएसआईएस की तरह ऑपरेट कर रहा है, आप ये कहना चाहती हैं? हिंदुस्तान नहीं, कुछ संगठन नहीं, आप ये कहना चाहती हैं? कौन सा संगठन के नाम लीजिए? भाजपा हिंदुस्तान नहीं है, संगठनों के नाम लीजिए। भाजपा हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान भाजपा से बहुत बड़ा है। लॉजिक पे बात करिए, आप सारे से नाम लीजिए कि ऐसा कौन सा संगठन है जो ब्रेन वॉश कर रहा है? इनको आरएसएस दिखता है जिसने देश को प्रगति दी, जिसने देश को राष्ट्रपिता का कत्ल किया, जिनको देश विरोधी शक्तियों में बैन करना पड़ा, वही संगठन आज इस देश में एक बार फिर ये समाजवादियों के बाद समाजवादियों की कन्वीनियंस है कि समाजवादी किसी बात को कैसे भी तोड़ मरोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता पाने का ख्वाब उनका पूरा होने वाला नहीं है। ये देश का इतिहास है, इतिहास को हम नहीं तोड़ सकते, ना आप तोड़ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस नहीं हो रहा? देखिए आप लोग सेंटर में भी मजबूत हैं, कई स्टेट्स में आप लोग मजबूत हैं। जी बिल्कुल। अगर इस तरह का माहौल होता है, चाहे गौ रक्षा के नाम पर हो, चाहे पद्मावती के नाम पे हो, चाहे दूसरी चीज़ें, जितना भी है सारा कुछ, ये आप ही लोगों के खिलाफ जाती हैं चीज़ें, तो इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं होती? क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब कई बार कह चुके हैं, उन्होंने कई मंचों से भी जो है गौ गुंडई को लेके और इस तरह के लोगों को लताड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, जितने भी केसेस आते हैं वो कहीं ना कहीं तो अभी तो देखो उत्तर प्रदेश में तो केसेस माफ करने की वो बेला आ गई है, जिन पे कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया हुआ है। देखिए यहाँ पर सिर्फ अपमान एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का नहीं, जुडिशियल अथॉरिटी का भी। कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट निकाल रखा है, जो दंगा भड़काने में कोर्ट ने जिनको गिल्टी पाया है और तभी वारंट निकाला है। तो आपके ज़माने में भी होंगे, आपके ज़माने में कोर्ट में जाइए, इस तरह से नहीं। बातें करने के लिए बातें बहुत हैं। 20,000 केस तो योगी जी ने पहले ही वापस लेने की बात करी, फिर दंगे के केस भी वापस। अगर आप इतना सही हैं, आपको अपनी बात पे इतना विश्वास, आप विधानसभा में ये बात रखिए, सबके सामने रखिए। पंकज जी मुजफ्फरनगर दंगों को लेके जो खबरें आई थी उसमें ये भी था कि मुलायम सिंह जी के साथ बैठ के और करके खुद गए थे, लोग गए थे, उन्होंने उनकी कोशिशों से भी लोगों ने दंगे केसेस वापस लिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब सियासतदान दूध के धुले नहीं है। मुलायम सिंह यादव करवाया गया उनको, दंगे वहां पे दंगे में इन्वॉल्व थे
और दंगा भी आप देखिए ना, उसमें मुख्य आरोपी कौन, किस लोगों ने प्रोवोकेटिव, और जिन लोगों ने भी वहां पे दंगे भड़काने का मुजफ्फरनगर के बाद भी आप लोग नहीं रुके थे, मुजफ्फरनगर के बाद भी आपकी हुकूमत में कुछ नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर का खामियाजा किसको हुआ? हम लोगों को ही हुआ ना। तो आप मानती है ना कि आपने किया, आपको फायदा हुआ, आपने किया, आपको मानती है ना, हुआ, आप मानती है ना कि आपने किया, आप रोक नहीं पाए ना, आप रोक नहीं पाए, किया या नहीं किया, लेकिन रोक नहीं पाए, आपने, हम रोक नहीं पाए, आपको फायदा नहीं मिला, आप एक्सपोज हो गए, हम आप एक्सपोज हो गए, आपके नेताओं ने किया, हो गए, वारंट जारी आप एक्सपोज हो गए, और आप सत्ता में वापस नहीं आने वाले, हो जाएगा, आप सत्ता में वापस नहीं आने वाले, और चिल्लाऊंगी, समाजवादियों का बैकग्राउंड, देश नष्ट हो जाएगा, समाजवादियों का बैकग्राउंड है कि लड़के तो लड़के हैं, थोड़ी गलती हो गई तो क्या हुआ? आखिरी रुख, कोई रास्ता मुख्तसर आप बताएं, कोई रास्ता निकालें। मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो देश में लगी आग को देख रहे हैं, जो पिछले 4 दिन से 5 दिन से टीवी को देख रहे हैं, और मुझे लगता है जैसे ही आप टीवी खोलते हैं तो कासगंज ही दिखता है आपको। जब तक विपक्ष अपनी भूमिका को सही नहीं करेगा, विपक्ष अपनी कन्वीनियंस से काम करता है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी जी बहुत कमजोर है, योगी जी विपक्ष के सामने हथियार डाल चुके हैं, आप ये कह रहे हैं? अगर हथियार डाल चुके होते तो यूपी के नंबर नहीं आते, आप काम कर रहे हैं, आप यूपी के नंबर नहीं आते। 10 महीने की सरकार में यूपी का जो नंबर आया है वो नंबर नहीं आते, जो 4 गुना ज्यादा अपराधों के सीटें हम लेकर आए हैं, 4 गुना वाला नंबर 10 महीने में जो 4 मैं आपसे आज 4 साल बाद पूछूंगी कि आप दोबारा सरकार में क्यों नहीं आ पाए अगर आपने कुछ किया था। ये सियासत के 2 रुख है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ये एक ही रुख है सियासत का, और इसमें से आपको सही रुख ढूंढना होगा, क्योंकि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दूसरा रुख में, 2 रुख में आज के लिए बस इतना ही। लौट कर आएंगे अगले हफ्ते फिर किसी नए रुख के साथ। आदाब।